हेलो भाई, कैसे हो? क्या हाल चाल? तो भाई इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक जो कि है माइस्थेनिया ग्रेविस। अब ये जो टॉपिक है ये बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट थर्ड का टॉपिक है। अब इसमें दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ग्लाइकोमा और एक माइस्थेनिया ग्रेविस। अगर डिजीज़ के बारे में कोई पूछा गया है ना तो इन दोनों में से एक टॉपिक ज़रूर आएगा एग्जाम में। वो भी शॉर्ट नोट में बहुत आते हैं, मतलब कि 5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ना हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस जान लेते हैं एक बार कि नॉर्मल हमारी बॉडी में क्या होता है। अब ये देखो, ये एक न्यूरॉन और ये है एक रिसेप्टर। अब ये न्यूरॉन क्या होते हैं और रिसेप्टर क्या होते हैं और ये क्या डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसे एक बार समझ लेते हैं थोड़ा। अब ये मान के चलो, ये हमारा मान लो ब्रेन है, ये ब्रेन है, ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर ना बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, 1 2 3 4 भाई मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के अंदर, बहुत सारे होते हैं। अब ये सारे न्यूरॉन ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं आपस में जुड़ के एक लंबी लाइन बना देते हैं, उसको हम नर्व बोलते हैं। नर्व बना दिया आपस में मिलके, और ये नर्व है ना पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। जैसे मान लो कोई नर्व हमारी हैंड में जा रही होगी, कोई नर्व हमारे हार्ट में जा रही होगी, कोई हमारे लीवर में जा रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है। अब मान लो अगर ब्रेन को ना कोई भी पार्ट अगर हमारी बॉडी का कंट्रोल करना है ना, अब सबको पता होगा यार हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स को ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन कंट्रोल कैसे करता है, वो नर्व्स के थ्रू करता है कंट्रोल। वो नर्व्स के अंदर एक केमिकल छोड़ता है, वो केमिकल जाके इनके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो रिसेप्टर से जाके वो केमिकल बाइंड करता है और उसके बाद एक्शन शो होता है। मतलब जैसे अगर हम हार्ट का एग्जांपल ले लें, अब हार्ट के जो ऊपर वाला सरफेस है ना, हार्ट सेल से बना होता है। हमारी बॉडी की सारी चीज़ें सेल से मिलकर बनी हुई है और हार्ट भी सेल से बना हुआ है। हार्ट के जो ऊपर वाले सेल है ना, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं, उस कोई एक सेल ले लेते हैं, उसमें से हम सेल के ऊपर ना ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एस से। ये होता है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर के ऊपर ना एक खाली जगह होती है। अब मान लो ब्रेन ने ना कोई केमिकल छोड़ा या कोई ना कोई सिग्नल दिया, कोई जैसे मान लो इसने कोई एसिटाइकोलिन का कोई सिग्नल दिया। एसिटाइकोलिन का एक केमिकल सिक्रेट हुआ, फिर न्यूरॉन के एंडिंग पार्ट से, नर्व के एंडिंग पार्ट से एसिटाइकोलिन निकला और हमारे हार्ट के सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उस रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा। ये यहाँ पे जाके बाइंड करेगा यू, और एक्शन शो करेगा अपना, जो भी इसको एक्शन शो करना है। अब एसिटाइकोलिन का काम होता है हार्ट बीट को डिक्रीज करना। अब अगर हमारा ब्रेन हार्ट बीट को डिक्रीज करना चाहता है तो वो एसिटाइकोलिन रिलीज करेगा, यहाँ पर बाइंड होएगी और हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी। और अगर वो हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज करवाना चाहता है तो वो एड्रेनलिन को, एसिटाइकोलिन की जगह पे एड्रेनलिन केमिकल को सिक्रीट करेगा, वो यहाँ पे बाइंड होगा और फिर वही वाला काम है, हार्ट बीट इंक्रीज होएगी उस केस में। तो लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एसिटाइकोलिन की बात करनी है माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर। अब भाई आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल प्रोसेस कैसी होती है। और अब देख लेते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है। देखो नॉर्मल प्रोसेस हमने ये दिखा रखी है, ये रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर, ये ब्रेन है, ये एसिटाइकोलिन है इसके अंदर, इसने एसिटाइकोलिन रिलीज करवाए, यहाँ पे बाइंड हुई और एक्शन शो किया। ये लिखा हुआ हमने रेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि नॉर्मल प्रोसेस है ये, ठीक है। अब ये होता है माइस्थेनिया ग्रेविस, से नीचे आ गया। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो न्यूरॉन है ना, ये तो अपना काम कर रहा है बिल्कुल, ये तो एसिटाइकोलिन की रिलीज करवा रहा है, लेकिन जो नर्व जो रिसेप्टर है ना यार, इसके साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। अब क्या प्रॉब्लम आ जाती है इसके साथ, अब मान लो जैसे ये हमारा रिसेप्टर है, सही है भाई। हमारी बॉडी के अंदर ना एक चीज़ होती है, उसका नाम है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक चीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब इम्यूनिटी का काम होता है एंटीबॉडीज़ बनाना। अब एंटीबॉडीज़ को मेक करना, एंटीबॉडीज़, इम्यूनिटी अगर मान लो एंटीबॉडीज़ बना रही है, उस एंटीबॉडी का काम होता है कोई भी वायरस है, कोई भी बैक्टीरिया बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो उस बैक्टीरिया को किल करना, उस बैक्टीरिया को मारना, ये हमारी एंटीबॉडी का काम होता है। और इम्यूनिटी का काम होता है एंटीबॉडी बनाना। ये तो होती है नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में क्या होती है, इम्यूनिटी एंटीबॉडी तो बना रही है, लेकिन वो एंटीबॉडी ना इसके ऊपर अटैक नहीं करती फॉरेन पार्टिकल के ऊपर, वो अटैक कर देती है रिसेप्टर के ऊपर। समझ रहे हो, वो एंटीबॉडी रिसेप्टर के ऊपर अटैक कर देती है। और रिसेप्टर के ऊपर अटैक करके क्या करती है, जो खाली जगह है ना जहाँ पे एसिटाइकोलिन को आके बाइंड होना था, वो जगह, वो एंटीबॉडी वहाँ पे जाके बाइंड हो जाती है। यूँ मान लो यहाँ पे आगे जाके बाइंड हो जाती है, जगह खाली नहीं होती, जगह भर देती है। अब इसके बाद एसिटाइकोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाएगा और वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा, और जो डिजीज़ होएगा उस डिजीज़ का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। भाई आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो डायग्रामेटिकली देख लो, इसने यहाँ पे ये केमिकल एसिटाइकोलिन का रिलीज करवाया, लेकिन यहाँ पे पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट है, लिखा हुआ मैंने एंटीबॉडी ब्लॉक द रिसेप्टर। एंटीबॉडी ने रिसेप्टर को ब्लॉक किया हुआ है, इसकी वजह से एसिटाइकोलिन यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा और अपना कोई भी एक्शन शो नहीं कर पाएगा, और जो डिजीज़ होएगा उस डिजीज़ का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। भाई आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। अब सिम्टम्स तो तुम लिख ही दोगे बना के, जैसे मसल वीकनेस होगी, आई मूवमेंट कम हो गई, और स्वेलो, स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, रिस्पिरेटरी फेलियर हो गया, और ग्रेविस तो है इसका नाम है भाई डिजीज़ का। और डायग्नोसिस देख लेते हैं। डायग्नोसिस मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि डिजीज़ हमें हो गया है।
डॉक्टर कैसे पता लगाएगा कि हमें ये डिजीज़ है? वो दो टेस्ट करेगा हमारे साथ, एक तो प्रोवोकेटिव टेस्ट और एक एमिलोरेटिव टेस्ट। अब प्रोवोकेटिव टेस्ट में ना डी ट्यूबोक्यूरेटिन ये एक ड्रग है, इस ड्रग की हेल्प से भी पता कर सकते हैं हम। और एक एमिलोरेटिव टेस्ट के अंदर एड्रोफोनियम ड्रग है, इस ड्रग की हेल्प से वो पता कर सकते हैं हम कि डिजीज़ हुआ या नहीं हुआ। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर वापस से आते हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे जो एंटीबॉडी है यहाँ पे आके बाइंड हो चुकी है एंटीबॉडी। अब ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, खुद सोचो। हमें इस एंटीबॉडी को अगर यहाँ से हटा दें तो ये जो एसिटाइकोलिन है ये वापस यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा और वैसी पहले जैसी प्रोसेस हो जाएगी बॉडी में। मतलब बस हमें इसको हटाना है, यहाँ पे ये ट्रीटमेंट है। अब इसको हम कैसे हटा सकते हैं, इसके भी 2-3 मेथड हैं। अब पहले तो अगर जो एसिटाइकोलिन है ना, यहाँ पे जितना भी ब्रेन न्यूरॉन हमारा जितना भी बना रहा है उससे हम ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करवा सकें। मान लो बाहर से हम एसिटाइकोलिन के इंजेक्शन दे रहे हैं या ड्रग्स खा रहे हैं, उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिटाइकोलिन इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अब जब बहुत ज़्यादा एसिटाइकोलिन इंक्रीज हो जाएगा ना, तो वो इसको यहाँ से हटा देगा और खुद बाइंड हो जाएगा। तो वही पहले वाली बात हो जाएगी, जैसे नॉर्मल प्रोसेस में हमारी हो रही थी वो अपना एक्शन शो करेगा। ये तो होगी नॉर्मल प्रोसेस में। ये तो एक तरीका हुआ इसको ठीक करने का। एक बात और है जो मैं बताना भूल गया बीच में भाई, एक हमारे पास एंजाइम होता है एसिटाइकोलिनेस्टेरेज। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन और रिसेप्टर के बीच में। यहाँ जो खाली जगह है ना, ये यहाँ पे कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, इस खाली जगह में। अब एसिटाइकोलिनेस्टेरेज का क्या काम होता है, जो एसिटाइकोलिन है ना, अब ये इसको ब्रेक करता है, इसको तोड़ देता है बीच में से। कोलिन और एसीटेट ऐसा कुछ तोड़ देता है बीच में से इसको, एसिटाइकोलिन को। मतलब तोड़ने के बाद भी अब मतलब कि एक तरीके से किल कर देता है। अब वो टूटने के बाद ना यहाँ पे बाइंड नहीं हो सकती और कुछ काम नहीं है टूटने के बाद उसका। टूटने के बाद ना वो कोई एक्शन शो कर सकती ना ही कुछ और। मतलब यार इसके दो दुश्मन हो गए एसिटाइकोलिन के। तो एक तो एंटीबॉडी पहले से यहाँ पे लगी हुई थी, उसको बाइंड नहीं होने दे रही थी, और ऊपर से ये होगा और आ गया भाई एसिटाइकोलिन, ये भी इसको तोड़े जा रहा है। तो इस केस में क्या है, दूसरा इलाज क्या हो सकता है, हम बाहर से कोई ऐसी ड्रग दे दे जो इस एंजाइम को ही किल कर दे। अगर ये एंजाइम ही किल हो जाएगा तो ये एंटीबॉडीज को इसको एसिटाइकोलिन को किल नहीं कर पाएगा, एसिटाइकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और फिर वो इसको बीट करके आगे इससे बाइंड हो जाएगी और एक्शन शो करेगी। ये तो हुए हमारे पास दो तरीके। पहला क्या हुआ, एक तो एसिटाइकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ा के, और दूसरा तरीका क्या हुआ, इसके एंजाइम को कट करके, एंजाइम को किल करके। और एक इसका तीसरा तरीका भी होता है। तीसरा तरीका मतलब कि इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब कि एंटीबॉडी बना कौन रहा है, इम्यूनिटी बना रही है ना। अगर हम उस इम्यूनिटी को ही सप्रेस कर दें, मतलब कि इम्यूनिटी को कमजोर बना दें, तो इस केस में भी हो सकता है। अगर मान लो अगर हमने अपनी इम्यूनिटी को कमजोर बना देंगे, वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी हमारी इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज बना ही नहीं पा रही, तो एंटीबॉडीज बाइंड भी नहीं होंगी और हमारी प्रोसेस चलती रहेगी नॉर्मली। अब इसकी ड्रग्स देख लेते हैं, कौन सी ड्रग किस काम में आती है ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में यही सब लिखा हुआ है, देखो। ये तो बाय इंक्रीजिंग द एसिटाइकोलिन रिलीज, एक तो ये हो गया। अब रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा एक्सचेंज, मतलब कि पूरा का पूरा बॉडी के अंदर से ना ब्लड बाहर निकाल दो और नए ब्लड के एंटर करवा दो, तो एंटीबॉडीज है ना उस ब्लड के साथ एंटीबॉडीज भी बाहर निकल जाएंगे। एक ये तरीका भी होता है। अब इम्यूनोसप्रेसेंट, मतलब कि साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफोस्फामाइड, ये ड्रग है जो इम्यूनिटी को कमजोर कर देंगी, वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगी। और ड्रग्स देख लो भाई, इसमें क्या है, एंटीकोलिनेस्टेरेज, हाँ मतलब पाइरिडोस्टिग्मिन। ये ड्रग क्या करती है, जो एंजाइम था ना एंटीकोलिनेस्टेरेज, उस एंजाइम को किल कर देती है। और वही पहले वाली बात आ जाती है, जनरल प्रोसेस होने लग जाती है, एसिटाइकोलिन का जो कंसंट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाती है, वो बाइंड हो जाती है और नॉर्मली अपनी एक्शन शो कर देती है। तो भाई इसमें बस यही है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। भाई समझ में आ गया हो तो पढ़ो लिखो, कीप स्टडिंग। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।